2024 का यह चुनाव अब बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, क्रूशियल स्टेज में। 3 दिन बाद चौथे चरण के वोट पड़ने, और यह चौथा चरण एक तरह से गड्ढों वाली सड़क है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए, जिसे अगर उन्होंने पार कर लिया, कायदे से पार कर लिया, तो सीधे फिर हाईवे एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे और फिर कोई उस गाड़ी को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तक के 3 चरण का हाल यह है कि 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अमित शाह 283 में से 190 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 400 सीटें जीतने के लिए एनडीए को बाकी बची 260 में से 210 सीटें जीतनी होगी। अभी ये ग्राफिक्स मत चलाइए। तो अभी उनको 260 में से 210 सीटें और जीतनी है अगर 400 पहुंचना है अमित शाह के दावे के साथ। यानी अगले 4 चरण में एनडीए के पास सिर्फ 50 सीटें ही खोने का स्कोप है। इन 260 सीटों में से करीब 40% सीटें चौथे चरण में निपट जानी है, क्योंकि चौथे चरण में 13 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डलेंगे। 400 पार तक पहुंचने के लिए बीजेपी को इसी फेज में सबसे ज्यादा सीटें खींचनी होंगी, तभी बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी, जैसा वो टारगेट मानकर चल रही है। और अगर अमित शाह का दावा 190 सीटें अब तक जीतने का सही है तो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? दरअसल चौथा चरण क्यों निर्णायक है, इसे समझना हो, क्योंकि इस चरण में कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के पास अपनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, और 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने इस चरण की सभी सीटें जीती थी। तो उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी है कि भाई फिर से सारी जीतनी होंगी। इसे आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले यह देखिए कि चौथे चरण में 13 मई को यानी सोमवार को वोटिंग कहां होनी। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं, तेलंगाना की 17 सीटें, यूपी की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5 सीट इसमें शामिल है। इसके अलावा झारखंड की 4 सीट, ओडिशा की 4 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट पड़ना है। चौथे चरण में जहां जहां खास तौर पर बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, उनमें एक तो है आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 सीटें हैं जहां बीजेपी गेन कर सकती, बंगाल की 8 सीटें हैं जहां बीजेपी और बढ़त पा सकती, यानी 25 और 17 को अगर आप जोड़िए तो 42 और 8 50 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी गेन कर सकती। और अगर यह कर लिया तो फिर तो भैया खेला हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, यह चौथा चरण समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथे चरण में जिन राज्यों में बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी पिछली बार 2019 में, उसमें यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वो 13 की 13 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश की 8 की 8 जीती थी, बिहार की 5 की 5 और उड़ीसा की 4 की 4, यानी 13, 8, 21, 5, 26, 4, 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को फिर से यह परफॉर्मेंस रिपीट करना होगा अगर उसे 400 पार जाना है। यानी 30 की 30 सीटें फिर से जीतनी होंगी। यानी जिन राज्यों में स्कोप है वहां पर सीटें बढ़ाना, और जिन राज्यों में चौथे चरण की सभी सीटें जीती थी उन सीटों को रिटेन करना, यही वो चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए, जो अगर उन्होंने चौथे चरण में पूरा कर लिया तो वो अपनी चुनावी गाड़ी को 400 के माइलस्टोन वाले एक्सप्रेसवे पर ले जा पाएंगे। और इसीलिए हमने कहा कि यह चौथा चरण नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीजेपी और एनडीए के लिए चौथे चरण में कहां कितनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, आपको वो भी बताता हूं, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि यह चौथा चरण बीजेपी के लिए क्यों निर्णायक हम कह रहे हैं। जिस 4th फेज की हम बात कर रहे हैं, 4th फेज, उसमें देखिए जैसे है राज्य, कुल सीट, और अगर आप देखेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, एपी, यहां पर कुल सीट कितनी है? 25। 2019 में बीजेपी जीती कितनी सीटें? इन 25 में से बीजेपी जीती 0। यानी अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो उनके पास इन 25 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का चैलेंज है 4th फेज में। 0 से काम चलेगा। इसके अलावा आप देखिए तेलंगाना की जो टोटल सीटें हैं वो 17, और बीजेपी ने पिछली बार यहां जीती थी मात्र 4 सीट, यानी 13 सीटें और हैं जहां बीजेपी को मेहनत करनी हो। इसके अलावा है बंगाल में कुल सीट जिसमें तीसरे 4th फेज में वोटिंग हो रही है वो है 8, और ये 4th फेज का बता रहा हूं, 4th फेज।
उसमें 8 सीट पे पड़ रही है। बीजेपी ने इसमें से जीती थी 3, यानी 5 सीट ऐसी है जहां बीजेपी गेन कर सकती है। इसके अलावा है महाराष्ट्र, वहां पर इस बार वोटिंग हो रही है 11 सीट पर और बीजेपी ने जीती थी 10, तो यहां पर 1 सीट और बढ़ा सकती है। इसी तरह झारखंड की 4 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने 3 जीती थी 2019 में, 1 सीट वहां भी गेन कर सकती है। लेकिन मेजर जो बीजेपी गेन कर सकती है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर चौथे चरण की सीटों पर 2019 के हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट देखें तो चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर अब मतदान होना है उसमें पिछली बार एनडीए को 49 सीटें आई थी और इन 49 में बीजेपी ने 42 जीती थी। इंडी गठबंधन को 12 सीटें आई थी और अन्य के खाते में 35 सीटें गई थी। यानी बीजेपी के लिए यहां चैलेंज है कि वो इन 35 प्लस 12 यानी 47 सीटों में सेंध लगाए, तभी वो अपना ओवरऑल रिकॉर्ड सुधार पाएगी। यानी अगर पिछले 3 चरण में अमित शाह के किए दावे के हिसाब से देखें तो एनडीए 3 चरण में 190 के पार और इस चरण के बाद बहुमत के आंकड़े यानी 272 के करीब पहुंच सकती है अगर अमित शाह का दावा सही। और अगर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचे तो फिर 400 तक का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उस तक बीजेपी के लिए पहुंचना आसान हो पाएगा। अब अगर बीजेपी और एनडीए को अपनी टैली को 400 पार पहुंचाना है तो इस चरण में 2 राज्य ऐसे हैं जहां अपनी सीटें उसे बढ़ानी है, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। दोनों को मिलाकर कुल 42 सीटें और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बीजेपी खूब मेहनत भी कर रही है। कल ही पीएम का रोड शो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का मजबूत गठबंधन भी है। आज ही अमित शाह तेलंगाना में थे, उन्होंने वहां पर रैली की और यह दावा किया कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है और तेलंगाना में डबल डिजिट नरेंद्र मोदी को 400 पार करा देगा। पिछले बार 4 जीते थे, इस बार डबल डिजिट में जाते हैं तो 6-7 सीट का गेन होगा। इसका मतलब सुनिए अमित शाह को, उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ भी सकती हैं या नहीं। 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। तेलंगाना से बीजेपी को सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है, इसलिए क्योंकि अगर 2014 से लेकर अब तक तेलंगाना में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी का ग्राफ यहां बढ़ता चला गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 10.5% था और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर मतलब डबल से जरा सा ही पीछे रहा और 19.5% को क्रॉस कर गया और बीजेपी की सीटें भी बढ़कर 1 से 4 हो गई। यानी अमित शाह हवा में बात नहीं कर रहे। 10.5 का 19.6 हो सकता है और उसके बाद मेहनत भी की है इन लोगों ने, तो हो सकता है तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ जाए। तेलंगाना में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, इसका पता विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी चलता है, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 7% था और बीजेपी ने 1 सीट जीती। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना वोट शेयर डबल करके 14% किया और बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हो गई। यानी 1 विधानसभा सीट जब जीते थे 2018 में तो 2019 में उनको 1 सीट आई थी लोकसभा में और 2023 में 8 विधानसभा सीट जीते हैं, माफ कीजिएगा 4 लोकसभा सीट आई थी 1 विधानसभा सीट जीतने पर। इस बार 8 सीट है विधानसभा में, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए, फिर ये डबल डिजिट में जाने की उम्मीद है या नहीं आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का मजबूत गठबंधन। 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई मजबूत गठबंधन नहीं था, इसलिए 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में बीजेपी को 1 सीट भी नहीं आई थी। टीडीपी को 3 सीटें मिली थी और वाईएसआर कांग्रेस को 22। लेकिन इस बार टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी का मजबूत गठबंधन है, तो 2014 के चुनाव के परफॉर्मेंस को रिपीट करने की बीजेपी उम्मीद कर रही होगी। अब आप कहेंगे 2014 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था भाई? टीडीपी को 15 सीटें आई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी को 2 सीट। अगर यह कमाल बीजेपी और टीडीपी मिलकर फिर से कर पाए तो जिन 25 सीटों पर बीजेपी 0 पर थी उनमें अगर 15, 17, 12 भी जीत ली तो इधर कुछ और तेलंगाना में कुछ और जोड़कर बीजेपी की ओवरऑल टैली पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं
ये चौथा फेज बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी को भी उम्मीद होगी कि इस बार आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले बढ़ेंगी। लेकिन यह चौथा चरण इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा चरण है जिसमें कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट पिछली बार रही। कई सीटें ऐसी हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाती रहीं और बहुत कम सीटें हैं जिनमें जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। जैसे 11 सीटें ऐसी हैं चौथे चरण में जहां पर जीत का अंतर 1%, यानी 10,000 वोट से भी कम था। ऐसी 11 सीटें। सिर्फ 20 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार एक पार्टी के पास है। मात्र 3 सीट ऐसी है जहां पर जीत का अंतर 2019 में 35% या उससे ज्यादा था, जिसको आप सेफ सीट कर सकते हैं। 21 सीटें ऐसी हैं जो स्विंग सीट, यानी जो सीट किसी भी पार्टी की तरफ चली जाती हैं, वो भी इसी चौथे फेज में पड़ रही हैं। समझ रहे हैं आप चौथा फेज कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पूरे चुनाव में? यानी चौथा चरण पहले के चरणों के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी बीजेपी को दूसरों के मुकाबले बढ़ा था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो मैं बताता हूं। चौथे फेज के बारे में जब बात कर रहे हैं, फोर्थ फेज, एक एक एनालिसिस समझते जाइए, आपको समझ में आएगा चुनाव किस दिशा में जा रहा है। चौथा चरण, कुल सीट कितनी है चौथे चरण में? वोटिंग हो रही है 96 सीट पर। इसमें 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली सीट, इसमें से जो 40% से ज्यादा वोट शेयर के मार्जिन वाली सीटें हैं, वो बीजेपी के पास कितनी आई? बीजेपी प्लस के पास 43 और कांग्रेस के पास आई 11। बीजेपी ने 2009 के बाद से चौथे चरण की 96 सीटों पर खुद को बहुत मजबूत किया है, क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस का अगर आंकड़ा देखेंगे, 2009 में क्या रिजल्ट था बॉस? इन्हीं सीटों पर कांग्रेस 50 पे थी, 50 सीट, और बीजेपी 10 पर थी, 10। फिर 2019 का रिजल्ट देखिए आप। 2019 का रिजल्ट, कांग्रेस आ गई 6 पर और बीजेपी बढ़कर पहुंच गई 42 पर। यह बीजेपी प्लस का बता रहा हूं। चुनाव दर चुनाव बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दावा कर रहे हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है, यह वो दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मोदी हार रहे हैं। राहुल गांधी को एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी की चुनावी गारंटी को किसने चाइनीज गारंटी बताया। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में यही माहौल बनाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4-5 दिन में भटकाएंगे। अरे भाई तय कर लो, पहले भटका रहे थे कि अब भटकाएंगे। राहुल गांधी को शायद यह भरोसा है कि चुनाव में जो गारंटी वो दे रहे हैं उससे उन्हें वोट मिल जाएंगे। राहुल गांधी इसी गारंटी के भरोसे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गारंटी तो चाइनीज गारंटी है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनिए अमित शाह को, फिर वो आपको डेटा बताऊंगा जिससे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये चुनाव किसके हाथ से निकल सकता है। 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। अमित शाह जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी को ये कोई बताए कि सिर्फ गाड़ी में घूमकर वीडियो बना देने से चुनाव नहीं जीते जाते।
इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर तो पहले खुद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर वोट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके चुनाव में उतरने से कैसे चुनाव पलट सकता है, इसलिए 400 प्लस जैसे टफ टारगेट को पाने के लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। और जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया है, वो खुद चुनाव में कितना पसीना बहा रहे हैं आपको दिखाता हूं। आप मेहनत का फैक्टर देखिए। बॉस, चुनाव किधर जाएगा ये मेहनत पे भी तो डिपेंड करेगा। कोई बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है और कोई बच्चा जो है वो खेलने में बिजी है, जबकि उसका रिपोर्ट कार्ड पहले भी खराब रहा है और पढ़ाई आधे घंटे की करता है, और उसके बाद कौन टॉपर आएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 चरण का रैली मीटर दिखाता हूं, कौन कितनी रैली कर रहा है। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस गर्मी में कौन मेहनत करने को तैयार है। ये 31 मार्च से लेकर 5 मई तक के बीच का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। इसमें किसने कितनी रैली की जरा देखिए। मोदी की रैली 83 रैली नरेंद्र मोदी ने की रैलियां। अमित शाह ने कितनी रैली की? अमित शाह ने की 66 रैली। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलाकर 149 रैली 3 चरण में कर चुके थे। 149 रैली इस गर्मी में बॉस। और नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है। अब जरा राहुल गांधी को देखिए, राहुल कितनी रैली कर रहे हैं, जरा कंपैरिजन कीजिए। राहुल गांधी ने 40 रैली की है, 40। और प्रियंका वाड्रा, उन्होंने कितनी रैली की? इन्होंने की 29। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 69 रैली कर पाए हैं भाई बहन। कहां ऑलमोस्ट 150 रैली करके बैठे हैं ये लोग। जो 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो ये मान के बैठे कि हम जीत रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग जो नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं, ये 69 रैली कर पाए।